हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है सोमवार का, तारीख है 17 फरवरी और टाइम है अभी दोपहर के 1 बजे है। मुझे करनी है आज ब्लाउज़ की कटिंग और मैं आई हूँ किचन में। वैसे तो मैं हर रोज़ बाहर वाले रूम में ही करती हूँ, लेकिन आज मेरे कमर में और पीठ में दर्द है बहुत ज़्यादा और पिछले 5-6 दिन से चल रहा है ये प्रॉब्लम। इस वजह से मैंने सोचा आज किचन में ही करती हूँ। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की है मैंने, जैसे कि हर रोज़ करती हूँ। तो यहीं पर खड़े खड़े करूँगी। खड़े होकर काम करती हूँ ना तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। खड़े होकर काम करने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है, इस वजह से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि इतने दिनों से मैं काम करती हूँ तो मेरा जो अनुभव है, जो चीज़ें मैंने फॉलो की है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक के बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, जब भी मेरे पास नया कस्टमर आता है, पहली बार कस्टमर आता है, तो उसकी कुछ कुछ बातें हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ उसके लिए। तो वो सारी शेयर करूँगी आज आपके साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले, जब भी नया कस्टमर होता है ना और उसका जो मेजरमेंट लेती हूँ ना मैं, नाप के लिए जो ब्लाउज़ देते हैं वो मेजरमेंट मैं लिख के रखती हूँ नोटबुक में। और मतलब लिख के रखती हूँ। एक बार हमने मेजरमेंट लिया है तो वो लिख के रखते हैं, तो दोबारा वो मेजरमेंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कस्टमर दोबारा आता है तो। सबसे पहले तो हमें याद रखना होता है कि ये कस्टमर पहली बार आए ना, दोबारा वो हमारे पास ही आए, इसलिए उसके ब्लाउज़ में हमें 100% देने ही है। बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना होता है, बहुत अच्छे से ब्लाउज़ तैयार करके देना होता है ताकि वो हमारे पास ही आ जाए। वैसे तो नया कस्टमर हो या फिर पुराना कस्टमर हो, मैं अच्छे से ही काम करती हूँ, ब्लाउज़ बहुत अच्छे से बनाती हूँ और शायद इसी वजह से लोग जो है परमानेंट मेरे जो कस्टमर है इधर उधर नहीं जाते हैं। तो पहली बार जब कस्टमर आता है ना तो उसका जो मेजरमेंट है वो हमें नोटबुक में नोट करके रखना है ताकि दोबारा हमें ये जो ब्लाउज़ है ना हाथ में लेना ना पड़े। बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेनी होती है। देख सकते हो आप, मैं जिस तरह से ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि जो भी मेजरमेंट लेते हैं हम तो वो नोट करके रखें कस्टमर का नाम डालकर। और दूसरी बार अगर वो कस्टमर आता भी है तो उसके पास हमें मेजरमेंट के लिए ब्लाउज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही उस कस्टमर को इस चीज़ के लिए मतलब चक्कर काटने पड़ते हैं कि मेजरमेंट का ब्लाउज़ लेकर नहीं आए हैं। बहुत सारे कस्टमर मेरे पास ऐसे होते हैं जो ब्लाउज़ तैयार करना है ना बस वही लेकर आते हैं, नाप के लिए कोई ब्लाउज़ ही लेकर नहीं आते और मुझे पूछते हैं। अब मुझे लगा आपके पास मेरा नाप होगा इसलिए लेकर नहीं आए, ऐसा होता है। तो फिर ये ना हो इस वजह से। और दोबारा अगर मेजरमेंट के लिए नाप के लिए अगर ब्लाउज़ लेकर भी आते हैं तो भी हमें फिर वही काम करना पड़ता है जो हमने एक बार किया होता है। अगर लिख के रखते हैं ना तो उसमें हमारा टाइम नहीं जाता है। तो अभी जो है मैंने ये मतलब सारे मेजरमेंट अच्छी तरह से लिख के रखे हैं और हर बार मैं यही करती हूँ जब भी नया कस्टमर आता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से लिख के रखती हूँ मैं। और जो रेगुलर आते हैं ना उनके सेपरेट पेज रखती हूँ मैं ताकि उनकी सारी चीज़ें उसमें मैं नोट करके रखूँ। मतलब कि जो ब्लाउज़ सिल कर दिया है उसकी कुछ चीज़ें नोट करनी हो, कुछ पैसे लेने बाकी हो, कुछ मतलब ऐसा होता है ना एडवांस भी देते हैं कोई कोई कस्टमर, वो भी लिख के रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो उसके बाद अभी मेजरमेंट तो हो गया, अभी ब्लाउज़ का कोई काम नहीं है हमें। अभी ब्लाउज़ दोबारा से हाथ में लेना नहीं पड़ता है। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से और ध्यान में रखते हुए नाप लेते हैं तो दोबारा ब्लाउज़ हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी करते हैं पेपर कटिंग। पेपर कटिंग भी ब्लाउज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
बहुत सारे टेलर जो है शायद उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, इसलिए एक ही पेपर कटिंग वो सारे ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं हर कस्टमर का अलग पेपर कटिंग रखती हूँ, इसलिए मुझे ना मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कटिंग जब हम करते हैं कपड़े की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कितना घटाना है, कितना मिलाना है, कहाँ से कम करना है, कहाँ से बढ़ाना है, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस कस्टमर का पेपर कटिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं। और इतनी जगह भी नहीं लगती है इसमें। लोग बोलते हैं कितने सारे पेपर कटिंग हो जाएंगे, कितने होते हैं, कुछ भी नहीं, इतनी जगह होती नहीं, लगती नहीं इसको रखने के लिए। मैं संभाल के रखती हूँ और टेंशन ही नहीं रहता फिर कटिंग करने का, कैसा नाप है, कितना कम ज़्यादा, कुछ भी ये दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये तरीका आसान लगता है पेपर कटिंग संभाल के रखने का। तो मैं पेपर कटिंग भी एक बार ही करती हूँ। मेजरमेंट लिख के रखने की वजह से दोबारा मुझे ब्लाउज़ हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैंने पेपर कटिंग भी कर लिया है पूरी तरीके से। मतलब ड्रॉ वगैरह कर लिया है, मेजरमेंट जो होता है ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद कटिंग भी कर ली है। और पेपर कटिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आगे चलकर, क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट होता है, एक ही मेजरमेंट के हिसाब से नहीं चलना होता है। यहाँ पर पेपर कटिंग का अलग वीडियो होना चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप आपका मेजरमेंट देकर मुझसे पेपर कटिंग चाहते हो किस तरह से करना है, अगर आप कमेंट करके मुझे पूछते हो या फिर आपका मेजरमेंट लिख कर कमेंट करते हो मुझे बताकर, तो मैं आपका पेपर कटिंग आपको करके दिखाऊंगी। शायद आपको इससे कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, पेपर कटिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन एक के बाद एक वीडियो आएंगे मेरे चैनल पर। अभी इसके ऊपर ही वीडियो आने वाले हैं। तो यहाँ पर पेपर कटिंग करने के बाद ये जो कटोरी जो होती है, सबको पता है हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। जो पेपर कटिंग में निकलती है ना, वो यूज़ नहीं होती है, दोबारा से हमें उसमें बढ़ाकर कटिंग करनी होती है। और ये पेपर कटिंग जो है फिक्स होता है, जिसके भी नाप का होता है ना, और फिर हमें ये दोबारा काम करना नहीं पड़ता है। अगर पेपर कटिंग हो तो कपड़ा भी कम होना तो भी हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। इतना फ़ायदा होता है अगर पेपर कटिंग होता है तो। और कटोरी ब्लाउज़ में पेपर कटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बड़े बड़े जो टेलर है ना, उनके पास भी मैं देखती हूँ वो आज भी पेपर कटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली कटोरी ब्लाउज़ के लिए। बाकी अलग ब्लाउज़ होते हैं, मतलब कि 4 टक्स ब्लाउज़ हो, प्रिंस कट हो, 1 टक्स हो, ये सारे ब्लाउज़ विदाउट पेपर कटिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज़ पेपर कटिंग के बगैर नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है। और ये देखिए, पेपर कटिंग अगर होता है ना, तो ले लिया कपड़ा और डाल दिए नाप, टाइम भी नहीं लगता है। आज पेपर कटिंग की है मैंने इस कस्टमर की, तो अभी मुझे दोबारा इसकी कटिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो अभी तक का जितना भी टाइम यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, दोबारा ये टाइम माइनस होगा। इससे हमारा काम बढ़ता है, काम की स्पीड बढ़ती है और झंझट कम हो जाता है ना। और सिलाई तो हमें उतनी ही मिलती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। और जब पहली बार कस्टमर आता है ना, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है, तब जाकर हमारा सिलाई में स्पीड बढ़ता है, हमारा काम बढ़ता है। और काम बढ़ता है ना, तो हमारी इनकम भी बढ़ जाती है, अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। सिलाई का काम में अर्निंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप नहीं करते हो तो आज से शुरू करो सिलाई का काम। घर में बैठकर काम करने में बहुत अच्छा काम है। हमारा घर परिवार बच्चे सब कुछ देखकर हम सिलाई का काम करते हैं, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर हमारे पास खुद आते हैं ये काम लेकर और फिर लेकर भी जाते हैं, तो कोई झंझट ही नहीं ना। और घर में रहकर हम काम करते हैं, किसी को किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे टाइम पर हम काम करते हैं। तो सिलाई का काम सबसे बेस्ट होता है। अभी यहाँ पर मैंने जितना भी पेपर कटिंग मतलब किया है वो ड्रॉ कर दिया था कपड़े पर, और फटाफट से यहाँ पर कपड़े की भी कटिंग कर ली है।
तो कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का ये तरीका है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कस्टमर का ना जो ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का है कि उसमें ना 3/4 स्लीव्स होती ना तो बहुत अच्छा होता, मतलब ऐसी डिज़ाइन है उस ब्लाउज़ में। और इस हिसाब से ही मैं अस्तर लेकर आई थी 1 मीटर। जब 3/4 स्लीव्स होते हैं ना तो 1 मीटर का अस्तर यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन उस कस्टमर को छोटी स्लीव्स चाहिए थी। मतलब मैंने जब कटिंग करने के लिए लिया ना ब्लाउज़, तब मैंने फिर से उनको फ़ोन करके पूछा था, आपको सच में छोटी स्लीव्स चाहिए? क्योंकि ब्लाउज़ की डिज़ाइन इतनी सुंदर है, उसमें अगर 3/4 स्लीव्स होती हमारे एल्बो तक तो बहुत अच्छी लगती। लेकिन अभी अपनी अपनी पसंद होती है, छोटी स्लीव्स या फिर 3/4 स्लीव्स करना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना। अभी अस्तर की कटिंग हो गई ना तो पेपर कटिंग का काम हो गया है। और पेपर कटिंग कुछ इस तरीके से मैं संभाल के रखती हूँ। सारी चीज़ें एक के ऊपर एक करके इस तरह से रोल बना के रखती हूँ। इससे जो होता है फोल्ड नहीं होता है पेपर, बस राउंड करती हूँ मैं, ज़्यादा दबा कर राउंड नहीं करती हूँ। इस तरह से रखती हूँ, पोनी जैसे होता है ना उस तरह से रखती हूँ। और उसके बाद उस पेपर कटिंग पर उस कस्टमर का नाम लेके रखती हूँ, ताकि दोबारा मुझे जब भी ज़रूरत पड़े ना तो उसका मैं आसानी से निकाल पाऊँ। अगर गलती से भी नाम डालना मैं भूल जाती हूँ ना तो वो पेपर कटिंग में फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ये किसका है। एक तो अगर ब्लाउज़ का कपड़ा जब मैं उसको जो बांध के रखा है ना, अगर ब्लाउज़ का कपड़ा बांध के रखती हूँ ना तो भी समझ में आता है हाँ ये उस कस्टमर का था, इसलिए मैं और उसके ऊपर मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर कपड़ा भी मुझे याद नहीं रहता है और उसके ऊपर नाम नहीं होता है ना तो फिर फेंकना ही पड़ता है मुझे। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, अगर मेरा पेपर कटिंग किसी और के पास जाए और वो उसे यूज़ करके ब्लाउज़ कट करना चाहे और ब्लाउज़ सिलना चाहे ना तो भी उसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा पेपर कटिंग है ना मैं ही जानती हूँ उसे कैसे कट करना है और कैसे सिलना है। कोई और दूसरा नहीं सिल सकता। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। तो अभी मैं आपको ये बात बताने वाली थी। यहाँ पर इतनी सुंदर स्लीव्स है इस ब्लाउज़ की और इस कस्टमर को ये 3/4 नहीं करना था, छोटी स्लीव्स करनी थी। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों इनको समझ में नहीं आया कि ये जो स्लीव्स है मतलब इस ब्लाउज़ में 3/4 ही होनी चाहिए। लेकिन जाने दो, भी पसंद के ऊपर ही होता है ना। तो डिज़ाइन मुझे काटनी पड़ी और डिज़ाइन काटते वक्त ना मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी डिज़ाइन थी। 3/4 होता ना ब्लाउज़ तो और भी अच्छा सुंदर लगता। मैंने फिर भी एक बार पूछा क्या सच में आपको छोटी स्लीव्स करनी है, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर मैंने भी कटिंग कर ली और ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है उसका और कट करना पड़ा है। अभी यहाँ पर ये कलर ना थोड़ा सा अलग लग रहा है वीडियो में ब्लाउज़ का, नहीं तो इतना रेड कलर नहीं है। मैरून कलर में थोड़ा सा होता है ना, रेड और मैरून कलर के बीच में जो रेड कलर होता है ना वो वाला है। हमारा जो खून होता है ना उस वाला कलर है ये। यहाँ पर जैसे ऑरेंज कलर जैसे समझ में आ रहा है, ऑरेंज कलर के जैसा दिख रहा है, लेकिन रेड कलर है। बहुत अच्छा कलर है इसका। साड़ी भी बहुत सुंदर होगी इसकी शायद। और अभी मैंने ब्लाउज़ की कटिंग भी कर ली है और स्टिचिंग नहीं करूँगी अभी। आज की वीडियो मैंने इतनी रखी है, बस ब्लाउज़ की कटिंग दिखानी थी मुझे आपको। और कुछ बातें जो है जो मैं फॉलो करके आई हूँ आज तक, और वही शेयर करनी थी मुझे आपके साथ। और ये तो ब्लाउज़ ठीक ठाक था, मतलब कभी कभी ब्लाउज़ कम ज़्यादा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना होता है, जॉइंट भी देना होता है। तो वो सारी बातें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए जिनको सीखना है। जितना हम सोचते हैं ना उतना आसान नहीं होता है ब्लाउज़। और ब्लाउज़ के ऊपर साड़ी का लुक होता है, इसलिए लेडीज़ बहुत सोच समझ कर ब्लाउज़ सिलने के लिए देते हैं, बहुत ज़्यादा। और आते जाते कुछ चीज़ें बार बार बताते रहते हैं, हमें याद होती है उनके ब्लाउज़ में हमें
कहाँ पर चेंजेस करने हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से बोलते हैं हाँ ये कम करना है, हाँ ये ज़्यादा रखना है। ऐसे उनका बहुत जान अटकी रहती है ब्लाउज़ में, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ब्लाउज़ सिलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर एक ब्लाउज़ की तो कटिंग हो गई है, और एक ब्लाउज़ है, लेकिन उसके लिए भी मैं यही तरीका यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए वो सब मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। अभी मुझे करनी है ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये सारे 2 ब्लाउज़ लिए हैं और मैंने कटिंग करने के लिए, तो वो सारे कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये 3 ब्लाउज़ है और इसमें से 2 ही नए कस्टमर है, एक पुराना ही है मेरा, ये जो नेवी ब्लू है ना वो। तो मैंने उसका पहले मेरे पास था पेपर कटिंग, वही यूज़ करके कटिंग किया है। तो चलो यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।